नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने साइंस की श्रृंखला स्टार्ट की थी। साइंस में बायोलॉजी को हम लोगों ने कोशिका के बारे में जान लिया था। साइटोलॉजी जो पढ़ रहे थे, कोशिका के कोशिकांग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो हम लोगों का टॉपिक जो था साइटोलॉजी पढ़ रहे थे और साइटोलॉजी के छोटे छोटे कोशिकांग के बारे में हमें जानना है। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग, तो हम पढ़ रहे थे साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। पार्ट 2 इसको समझ लेते हैं। जैसे कि कोशिका विज्ञान का पहला जो पार्ट हम देखते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल जिसे कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। कोशिका भित्ति। तो सेल वॉल जो है केवल पादप प्लांट में पाया जाता है, केवल पौधों में पाई जाती है और यह एक संरचनात्मक जो निर्जीव संरचनात्मक के बेस में होती है, केवल पौधों में पाई जाती है और निर्जीव संरचनात्मक होती है। इसकी जो संरचना निर्जीव होती है जबकि ये सेलुलोज की बनी होती है। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज की होता है और उस सेलुलोज की ये कोशिका भित्ति बनी होती है। तो जैसे इसमें देखते हैं कि केवल सेल वॉल पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और यह जो है निर्जीव, एक निर्जीव संरचना होती है। सेल वॉल एक निर्जीव संरचना होती है, निर्जीव संरचना होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो बात करते हैं सेल वॉल किसका बना होता है। तो यह जो हमारी कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। पूछा जाता है प्रकृति में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है? तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज ही होता है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है। सेलुलोज होता है। सेलुलोज जो आपका प्रकृति में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। सेल वॉल की बात करते हैं, जो हमारी पादप सेल होती है, कोशिका की बात करते हैं। जो सेल वॉल है वो जो पहला पार्ट होता है वो सेल वॉल कहलाता है। पादप कोशिका में पहला भाग जो होता है वो सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहलाता है। जबकि जो दूसरा पार्ट होता है, इसके दूसरे अंदर की जो लेयर होती है ये प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ये हमारा केंद्रक हो जाता है
और ये केंद्रिका, रिक्तिका, गाल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें जो ये भरा होता है ये हमारा जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, तथा इसी में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट के रूप में होता है, हरित लवक, हरित लवक। हरित लवक। तो ये तो रहा सेल वॉल के बारे में। और तो सेल वॉल क्या था? तो सेल वॉल कोशिका भित्ति जो है वो पादप सेल में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट दूसरा हमारा कोशिकांग जो है प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा कोशिकांग जो इसमें देखते हैं हम प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा झिल्ली, ये केवल ये प्लांट जानवरों दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। अंतर ये होता है कि पादप कोशिका में पहला आवरण जो होता है वो कोशिका भित्ति होती है, दूसरे आवरण में आपका कोशिका झिल्ली होती है। जंतु कोशिका में जो पहला आवरण होगा वो हमारा प्लाज्मा झिल्ली होगी, प्लाज्मा झिल्ली होगी। बाकी आपका केंद्रक भी वही होगा। केंद्रक, गोल्जीकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य, ये सारी कंडीशंस होंगी। बट जो पहली लेयर होगी पादप कोशिका में वो कोशिका भित्ति होगी, जबकि दूसरी लेयर होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा झिल्ली होगी। जबकि जंतु कोशिका में पहला ही आवरण प्लाज्मा झिल्ली होगी। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है केवल आपका ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली जंतु और पादप में दोनों में पाई जाती है। जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण होता है, जबकि वनस्पति कोशिका में एक दूसरा आवरण होता है। इसमें लिख लेते हैं कोशिका झिल्ली, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में पहला आवरण होती है, जबकि वनस्पति कोशिका में यह दूसरा आवरण होती है। जैसे कि ये आपकी प्लांट सेल है वनस्पति कोशिका, तो इसमें पहला आवरण सेल वॉल का हो गया, जबकि ये दूसरा आवरण ये हमारा प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन का होता है। जबकि जंतु कोशिका में ये पहला आवरण होता है। जो प्लाज्मा झिल्ली है ये किसकी? तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड
प्लस प्रोटीन से बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली के रूप में जानते हैं, किससे बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन से बनी होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक बनता है कि प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। तो कोशिका का द्वारपाल किसे कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। इसे चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका का द्वारपाल के नाम से जानते हैं, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। यह जो होती है यह जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है, जबकि सेल वॉल केवल पादप कोशिका में पाई जाती थी। तो ये तो रहा हमारा प्लाज्मा झिल्ली और सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट नंबर आता है जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज, जबकि जीव द्रव्य को नाम दिया था, नामकरण किया था पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य सिद्धांत जो दिया था वो मैक्स सूल्व ने दिया था। जीव द्रव्य सिद्धांत मैक्स सूल्व, जबकि प्रोफेसर हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? प्रोफेसर हक्सले ने कहा था। तो जीव द्रव्य के बारे में खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स सूल्व नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रोफेसर हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। जीव द्रव्य का जो विलयन होता है, विलयन एक कोलाइडी प्रकृति का होता है। जीव द्रव्य का जो विलयन है वो कैसा होता है? कोलाइडी प्रकृति का होता है जीव द्रव्य का विलयन। जीव द्रव्य में यदि बात करें तो 75 से 90% जल होता है, जबकि 20% कार्बोहाइड्रेट और 2% प्रोटीन होता है। 75 to 90% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 20%, प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा 2%। तो जीव द्रव्य में 2% प्रोटीन होता है, 20% कार्बोहाइड्रेट होता है, 75 से 90%
जल पाया जाता है। जो इसकी प्रकृति होती है वो कोलाइडी प्रकृति की होती है। जीव द्रव्य पारदर्शी होता है, जबकि डेड हो जाने के पश्चात, सेल डेड हो जाने के पश्चात वो अपारदर्शी हो जाता है। जीव द्रव्य पारदर्शी माध्यम होता है। जीव द्रव्य कैसा होता है? जीव द्रव्य पारदर्शी होता है। जीव द्रव्य का जो विलयन है पारदर्शी होता है, जबकि मरने के बाद यदि सेल डेड हो जाती है, डेड होने के बाद वो अपारदर्शी हो जाता है। अपारदर्शी हो जाता है। तो ये तो रहा जीव द्रव्य के बारे में। तो जीव द्रव्य के बारे में क्या हुआ? जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया था, जबकि जीव द्रव्य जो सिद्धांत दिया था वो मैक्स शूल्म ने दिया था। प्रोफेसर हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। जीव द्रव्य में 75 to 90% जो होता है वो वाटर होता है, पानी होता है, जबकि 20% कार्बोहाइड्रेट, 2% प्रोटीन पाई जाती है। जीव द्रव्य का जो विलयन होता है वो कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइडी प्रकृति का होता है। जीव द्रव्य पारदर्शी होता है। यदि सेल डेड हो जाती है तो उसके पश्चात हमारा प्रोटोप्लाज्म अपारदर्शी के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात प्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदब्बी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम अंतःप्रदब्बी जालिका, इसको शॉर्ट में ईआर के नाम से भी जानते हैं। ईआर, अंतःप्रदब्बी जालिका। इसकी खोज जो की थी सर्वप्रथम पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अंतःप्रदब्बी जालिका ईआर की खोज, ईआर की खोज जो की थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका उपनाम कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। इसे कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। अंतःप्रदब्बी जालिका हमारी दो प्रकार की होती हैं। जालिका दो प्रकार की होती है, चिकनी सतह वाली अंतःप्रदब्बी जालिका और खुरदरी सतह वाली अंतःप्रदब्बी जालिका। अंतःप्रदब्बी जालिका। नंबर 2 खुरदरी सतह वाली अंतःप्रदब्बी जालिका। नेक्स्ट इसके बाद में अगला कोशिकांग जो हमारा आता है राइबोसोम। राइबोसोम, इसकी खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। राइबोसोम की खोज पैलेट पायलट नामक वैज्ञानिक ने की को प्रोटीन
निर्माण फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण को सहायता करता है यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर या खुरदरी सतह वाली अंतः प्रद्रव्यीय जालिका में पाया जाता है। तो राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम हमारा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसी के कारण इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज पायलट नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये कहाँ पाया जाता है? तो राइबोसोम जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, उसी में हमारा राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम यदि पूछा जाए कहाँ पाया जाता है, तो खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका में पाया जाता है। नेक्स्ट राइबोसोम के बाद अगला कोशिकांग हमारा जो नेक्स्ट कोशिकांग आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम इसकी खोज डी डवे ने की थी। लाइसोसोम की खोज डी डवे या डी दुबे बोल सकते हैं, डी डवे ने खोज की थी। यदि बात करते हैं उपनाम, इसका जो उपनाम है, उपनाम, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। ये अपने अंदर आने वाले जीवाणुओं को, जो लाइसोसोम है, यह अपने अंदर आए जीवाणुओं को एंजाइम की सहायता से उसे नष्ट कर देता है। एंजाइम की सहायता से उसे नष्ट कर देता है तथा यह क्षति कोशिकाओं को भी नष्ट कर देता है। यह क्षति कोशिकाओं को भी नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है। अब इसमें एक टर्म जैसे आया एंजाइम, तो बात करते हैं एंजाइम। एंजाइम हमारे प्रोटीन के बने होते हैं। पूछा जाए एंजाइम की खोज कुहने नामक वैज्ञानिक ने की थी। कुहने। तो एंजाइम्स जितने भी हमारे होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो लाइसोसोम के बारे में हमने जाना, इसे आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। डी डवे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसे आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। ये अपने अंदर आए हुए जीवाणुओं को एंजाइम की सहायता से नष्ट कर देता है।
यदि हमारी कुछ कोशिकाएं क्षतिकारक के रूप में क्षति हैं, क्षतिग्रस्त या क्षति में है, तो हानि में उसको ये क्या करता है, उसको ये नष्ट कर देता है। क्षतिकारक कोशिकाओं को भी ये नष्ट कर देता है। एंजाइम जो हमारे होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट एंजाइम आपका लाइसोसोम की बात करते हैं। अगला कोशिकांग हमारा आता है लवक, प्लास्टिड। तो लवक की जो खोज करी थी वो हैकेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवक की खोज किसने की थी? हैकेल। लवक की खोज किसने की थी? हैकेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। जबकि सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने लवक को 3 भागों में विभाजित किया। लवक का वर्गीकरण सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया। इसने लवक को 3 भागों में विभाजित किया। प्लास्टिड, तीन भागों में विभाजित किया, जिसमें हमारा वर्डी लवक, अवर्डी लवक और हरित लवक। वर्डी लवक को हम क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्रोमोप्लास्ट। अवर्डी लवक को ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ल्यूकोप्लास्ट। जबकि क्रोमोप्लास्ट हमारा क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहलाता है। अब बात करते हैं वर्डी लवक की। वर्डी लवक तो पौधों का जितना भी हमारा कलरफुल भाग होता है, रंग बिरंगा जो भाग होता है, वो हमारा वर्डी लवक के कारण होता है। जो आपका कलरफुल रंग बिरंगा भाग, पौधों का रंग बिरंगा भाग होता है, रंग बिरंगा भाग वर्डी लवक के कारण होता है। हरित लवक को छोड़कर, हरे भाग को छोड़कर, मतलब हरे भाग में तो हमारा क्लोरोफिल जो आपका क्लोरोप्लास्ट होगा वो हरित लवक में आ जाएगा। तो पौधे के हरे भाग को छोड़कर जितना भी हमारा कलरफुल भाग होगा वो सारा का सारा वर्डी लवक में आ जाएगा, क्रोमोप्लास्ट में आएगा, क्रोमोप्लास्ट में आ जाएगा। अब बात करते हैं अवर्डी लवक। तो पौधे का जितना भी या जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां अवर्डी लवक होता है। जैसे भूमिगत तने एवं जड़ों में अवर्डी लवक होता है। अवर्डी लवक होता है। अब बात करते हैं हरित लवक पाया जाता है।
हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। तो पौधे का हरा भाग हरित लवक के कारण होता है। कहने का मतलब पौधे को जो हरा भाग होता है, जो भी हरा भाग है वह हरित लवक के कारण है। हरित लवक के कारण होता है। अब लवक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं रंग के बारे में, कि टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है, मिर्च का, चुकंदर, हल्दी का पीला रंग जो होता है वो कुरकुमिन के कारण होता है। कुरकुमिन ये वर्णक है, कुरकुमिन वर्णक के कारण होता है, कुरकुमिन के कारण होता है। यदि बात करते हैं लाल रंग एंथोसायनिन के कारण, और गाजर का यदि नारंगी रंग बात करें, नारंगी रंग, तो ये कैरोटीन के कारण होता है। सेव का लाल रंग एंथोसायनिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, लाल रंग विटामिन के कारण होता है। तो ये तो रहा हमारा लवक। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट अगले जो हमारे कोशिकांग बचे हैं वो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आप हमारे चैनल एग्री विद अनिल ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।